प्रतीक यादव जरूर मुलायम सिंह यादव के बेटे और अखिलेश यादव के भाई थे, लेकिन वो लाइमलाइट से इतना दूर रहते थे कि अब सोचिए उनके निधन के बाद कई ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जो कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। पहले से ही उनकी जो मौत की खबर है उससे लोग हैरत में हैं। फिटनेस फ्रीक व्यक्ति, इतना फिट व्यक्ति जो खुद जिम चलाता हो, अपनी पर्सनैलिटी के लिए मतलब शारीरिक तौर पर जो मजबूत हो, वो अचानक से ऐसे ही कुछ पता नहीं, कोई लंबी बीमारी नहीं, एक होता ना कि बहुत ज्यादा बीमार होते हैं पता लगता नहीं, अचानक। दरअसल अब कहानियां बहुत सारी निकल कर आ रही हैं। हमने एक दिन पहले भी आपको दिखाया कि अखिलेश यादव ने बस एक हिंट दी थी। वो हिंट ये थी कि 2 महीने पहले जब अखिलेश यादव से प्रतीक यादव की मुलाकात हुई थी, तब अखिलेश यादव ने प्रतीक यादव को बड़े प्यार से समझाया था बिजनेस पर ध्यान देने के लिए। यानी अखिलेश यादव तक भी यह बात पहुंच रही थी कि उनके भाई प्रतीक यादव फिलहाल बिजनेस में हो रहे नुकसान से परेशान है। लेकिन वो जानते थे कि जिस तरह की स्थिति दोनों ही परिवारों में बनी हुई है, चूंकि अपर्णा यादव जब से भारतीय जनता पार्टी में गई हैं और नेताजी का निधन हुआ तब से दोनों परिवार अलग अलग रह रहे हैं, तो इसीलिए वो बीच बचाव या कुछ बोल नहीं सकते थे। वजह यह भी थी कि अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट इस पूरे मामले में प्रतीक यादव के साथ थे और प्रतीक यादव से विवाद भी हो गया था। इसलिए आगे बढ़कर शायद अखिलेश यादव ने इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि उनको मालूम था कि अगर आगे आकर वो कुछ करते हैं तो ये टकरार बहुत बड़ी तनाव में पैदा बढ़ सकती है और हो सकता है उनके भाई के घर पर भी इसका असर पड़े, क्योंकि मसला अपर्णा यादव के भाई से जुड़ा हुआ था। लेकिन आज कहानी ये नहीं है, इससे आगे की कहानी है। प्रतीक यादव को कौन फंसाना चाहता था, कौन रंगदारी मांग रहा था, रंगदारी का मामला कैसे थाने तक पहुंचा था, कैसे उनके अपने ही लोग उन्हें दगा दे रहे थे, अंदर ही अंदर उस व्यक्ति को लूट रहे थे। लूट, जी हां, उस व्यक्ति के पास पैसा है ये बात सबको पता थी और जिसको जितना मौका मिला उसने उस तरीके से उसे लूटा। और जब अपने पैसे वापस मांगने की बारी आई तो धमकी दी गई, रंगदारी मांगी गई। प्रतीक यादव के इस पूरे मामले में बयान दर्ज हो चुके थे और इसके बाद सीधे होनी थी एक बड़ी कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई से पहले ही प्रतीक यादव का निधन हो गया। तो कौन कौन है, क्या क्या है, बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। प्रतीक यादव का यूं चले जाना, और हमने तो कई तस्वीरें देख ली, कुछ ऐसे हैं आज भी जो ये तरसाने और दर्शाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रतीक यादव का उनके अपने परिवार यानी मुलायम सिंह यादव के परिवार यानी कि शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, मतलब उस परिवार से ज्यादा लेना देना। ये वाला परिवार इधर वाला जो है बहुत फिक्रमंद है। मैं ना उस परिवार की बात करूंगा ना इस परिवार की, ये उनका अपना पारिवारिक मसला हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति का यूं चले जाना ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और ये सवाल और तब बड़े हो जाते हैं जब सिविल अस्पताल के निदेशक, जिन्होंने सबसे पहली बार प्रतीक यादव को वहां देखा, उन्होंने ये बताया हो कि ये कोई ना कोई संदिग्ध जहर हो सकता है, सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का मामला बताया था। दोस्तों ने कहा शरीर पर चोट के निशान थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आया। बताया गया कि उनकी उंगलियां नीली और होठ काले पड़ गए थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये नहीं आया। बस खून का थक्का जमा, कार्डियक अरेस्ट और मौत, ये सारी कहानी बताई गई। लेकिन क्या सिर्फ कहानी इतनी भर है? नहीं, इससे कहानी आगे की है। पहले ये देखिए, प्रतीक यादव के दर्ज हो चुके थे बयान, जारी रहेगा मुकदमा। साल 2025 में लिखवाई थी धोखाधड़ी और रंगदारी की एफआईआर। अब सवाल ये उठता है कि प्रतीक यादव ने किस मामले में ये दर्ज कराए थे बयान, क्या हुआ था? यह भी कह दिया गया अब ये मुकदमा लगातार जारी रहेगा। साल 2025 में यानी पिछले ही साल एक मामला निकल कर आया था। मामला यह था कि प्रतीक यादव को धमकी दी गई है, प्रतीक यादव से रंगदारी मांगी गई करोड़ों में, और न केवल रंगदारी मांगी गई बल्कि उनसे कहा गया उनको पॉक्सो एक्ट में फंसा दिया जाएगा। पॉक्सो एक्ट आप जानते होंगे, बाल शोषण वाला मामला होता है। बाल शोषण के मामले में बड़ी गंभीर धाराएं होती हैं, उसके एक्ट के तहत पॉक्सो एक्ट में फंसाने की बात प्रतीक यादव के लिए कही गई थी। तभी यह मामला आया था। प्रतीक यादव डरे से में नहीं, निष्पक्ष व्यक्ति जो साफ होगा सुथरा होगा वो क्यों डरेगा। उल्टा उन्होंने थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई थी। क्या क्या हुआ था बताता हूं, और ये खेल कहां से निकला था वो समझिएगा। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, जिसको जितना मिला उसने उतना लूटा। सबको पता था कि प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, सबको पता था वो अखिलेश यादव के भाई हैं, उनको पता था वो यादव समाज, यादव परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो जिसने जितना लूटा लूटते चले गए, लेकिन जिस तरह से लूटा जा रहा था उसकी शिकन किसी के चेहरे पर थी। उनके अपने का मतलब उधर वाले नहीं कह रहा हूं, जिनके साथ वो रहा करते थे, उनके चेहरे पर कभी शिकन देखी, कभी मुद्दा उठाते हुए देखा? आइए बताते हुआ क्या।
इसमें बताया गया है कि छोटे बेटे हैं प्रतीक यादव की ओर से दर्ज कराए गए धोखाधड़ी जांच उनकी मौत के बाद भी जारी रहेगी। पुलिस अधिकारी को कहना है कि वादी के बयान पहले ही दर्ज हो चुके थे, इसलिए विवेचना को आगे बढ़ाया जा रहा है। विकास जायसवाल ने बताया कि प्रतीक ने अपने लिखित बयान में उपलब्ध कराए थे। इसके आधार पर आरोपितों और उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की जा रही। IT एक्ट से जुड़े मामलों की जांच इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी करते हैं। वर्तमान में गौतम पल्ली के प्रभारी निरीक्षक के एसओ पद पर होने के कारण विवेचना हजरतगंज ट्रांसफर कर दी गई है। ठीक है ना, अभी फिलहाल ट्रांसफर खेला जा रहा है, क्योंकि किसी की जान जाना, ये तो अमूमन बहुत सारी आपने देखी भी होंगी, किसी की जान जाने से किसे फायदा हो सकता है इस पर भी जांच होती है। आप नॉर्मल इसे कितना भी लें, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, सुसाइड में जो आदमी क्या करता है, सुसाइड में अपने आप ही आदमी कदम उठाता है, लेकिन ये पता करना होता है कि सुसाइड का कारण क्या था, ये जानना बहुत जरूरी होता है। और उस पर भी कार्रवाइयां होती हैं कि कैसे उकसाया, कैसे दबाव बनाया, कितना परेशान कर रखा था, उसके बाद कार्रवाई भी होती है जिसने दबाव बना रखा हो। इसलिए जानना जरूरी है कि अगर कार्डिक अरेस्ट एकदम आया तो किस दबाव में तो नहीं थे। कई सारी चीजें चल रही हैं। देखिए पहले ये देखिए, इसमें खबर निकली पुलिस के मुताबिक 13 जुलाई 2025 को प्रतीक ने गौतमपल्ली थाने में रियल एस्टेट कंपनी मूलन इंफ्रा के निदेशक कृष्णानंद पांडे, उनकी पत्नी वंदना पांडे और पिता अशोक पांडे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि इन्होंने शहीद पद के पास जमीन में निवेश करने के नाम पर करोड़ों रुपए लिए और बाद में हिस्सा मांगने पर 4 करोड़ की रंगदारी मांगी। ये काम किया गया, कौन कौन था इस आदमी के साथ, क्योंकि इससे पहले खबर ये आई कि अमन बिष्ट जो अपर्णा यादव के भाई हैं वो भी एक साझेदार रहे प्रतीक यादव के साथ। फिर मैं कह रहा हूं कि परिवार के लोगों में भी ये होता है कि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है या आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति उनको किसी तरीके से रिश्ते के तौर पर मिलता है तो उसके जरिए खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। लेकिन प्रतीक यादव के साथ अमन बिष्ट के रिश्ते बिगड़ गए थे, मैंने तब भी बताया। जिस फिटनेस सेंटर की मैं बात कर रहा हूं जो गौतम गोमती नगर में, वहां पर अमन बिष्ट का ऑफिस बन गया था उसी में। लेकिन इतने नाराज हुए थे प्रतीक यादव कि अपने दफ्तर से अमन बिष्ट का वो दफ्तर हटवा दिया था। ये अनबन इतनी ज्यादा बढ़ गई, फिर उसके बाद आपने देखा ही क्या होता है, पारिवारिक रिश्तों में खटास भी पड़ती है। पारिवारिक रिश्तों में खटास की वजह क्या, अमन बिष्ट रहे जो अपर्णा यादव के लिए उन्होंने लिखा, जो भी हो, क्योंकि उससे पहले ही अमन बिष्ट का दफ्तर हटवाया था। तो ये सारी चीजें, इन सब के बीच इस आदमी की एंट्री होती है कृष्णानंद पांडे की। ये भी एक संदिग्ध मामला है, बहुत बड़ा मामला है। रकम न देने पर पॉक्सो एक्ट में फर्जी मुकदमे में फंसाने और इंटरनेट मीडिया पर बदनाम करने की धमकी दी गई। प्रतीक ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि साल 2011-12 में उनकी मुलाकात कृष्णानंद पांडे से हुई थी। दोस्ती बढ़ने के बाद जमीन कारोबार में मोटे मुनाफे का झांसा देकर निवेश कराया। आरोप है कि सामाजिक कार्यों और पारिवारिक व्यस्तताओं का फायदा उठाकर बड़ी रकम हड़प ली गई। यानी कि ये ऐसे करके धीरे धीरे करके कितने ऐसे थे जो खाते गए। अभी तो कई और नाम खुलने बाकी हैं। कहां कितना पैसा किस किस ने खाया, सबकी जांच होगी। नमस्कार।